तो आइए अब हम पार्ट 1 बड़े भाई साहब का भाग 3 पढ़ते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। दूसरे साल भी वो फेल हो गए भाई साहब। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। इस बात 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे और मैं पास हो गया था, लेकिन मेरी खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया और मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे, मतलब मेरा अपमान कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित की विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। वो सोचते हैं कि यदि भाई साहब मुझे न डांटते तो शायद मैं इतने अच्छे नंबरों से पास नहीं होता, और मेरे अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है। इस वजह से ही मैं कक्षा में प्रथम आता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। उनको भी ऐसी शर्म सी महसूस होने लगी थी कि मैं 2 बार फेल हो गया हूँ तो मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा भी हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। कनकोई अर्थात पतंगे, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नज़र बचाकर कनकोई मतलब पतंग उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, और मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। मतलब वो पतंगे उड़ाते रहते थे, उनसे नजरें बचा करके कार्य करते थे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंख आसमान की ओर थी और मन में उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाशगामी पथिक मतलब यहाँ पतंग को कहा गया है, पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लंगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ रही थी। सभी बच्चे समूह में पतंगे लूटने के लिए जा रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आसमान में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम है, न गाड़ियां हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ होगी। जैसे वो पतंग लूट रहे थे, दौड़ रहे थे, सामने भाई साहब आ गए जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकोइयों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। तुम बड़ी कक्षा में आ गए हो, मेरे से एक ही कक्षा में नीचे हो और तुम ऐसे बच्चों के साथ घूमते फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितनी मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी बात को मानते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 8वीं कक्षा में आते तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर
डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं ये तुम्हारी भाई साहब एक महज दर्जा नीचे हूँ, तुम उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का भी यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। बोल रहे हैं कि अगले साल तुम मेरे बराबर आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में तो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। कक्षा में भले ही तुम मेरे पास में आ जाओ, मेरी कक्षा में आ जाओ, मेरे से आगे निकल जाओ, लेकिन उम्र में तो मैं तुमसे ही बड़ा रहूंगा, उससे कोई नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे हमारे दादा और अम्मा को नहीं पता, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। ईश्वर ना करे या देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाए, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराएं, न बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर, मर्ज मतलब बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने कैसे चलेगा। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है। कम पैसे में ही पूरे महीने पूरा खर्च निकाला है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA ने ऑक्सफोर्ड के, यहाँ के नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, वो पढ़े लिखे थे लेकिन उनको घर खर्च चलाना नहीं आता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, उनकी बूढ़ी माँ जो उनको अनुभव होता है दुनियादारी का, घर खर्च चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, तब से ऐसा लगता है मानो कि घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उनको बोलता है, अगर तुम यूँ न मानोगे तो इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। इतने सारे उपदेश दिए भाई साहब ने, उनको दुनियादारी की बातें सिखाई। मैं उनकी नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, मेरा सर झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव, लघुता मतलब छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल मतलब अश्रु भरी आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकोई उड़ाने को मना नहीं करता, क्या मेरा भी जी ललचाता? वो कहते मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी भी इच्छा होती है पतंग उड़ाने की और मेरा भी मन होता है, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह तो मेरे सिर, अगर मैं ही गलत कार्य करूंगा तो फिर तुम्हें कैसे मैं सही राह पर लेके जाऊंगा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला था। भाई साहब लंबे है ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा और इस तरह से उन्होंने उनको सीख दी कि बड़े होना चाहिए लेकिन छोटे को भी सही राह पर ले जाना चाहिए। थैंक यू।